व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपने। और आज की वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल के रिकर्जन प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कैसे रिकर्जन का बेसिक्स काम करता है। हमने वो 3 स्टेप्स देखे थे, है ना, कि सबसे पहले फाइंड द बेस कंडीशन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन सम एग्जांपल्स और उसके बाद जनरलाइज कर दो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके हम काफी सारे कंसेप्ट्स को यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। और आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे यार, वो ये देख लो यहाँ पर, बेसिकली नंबर्स के साथ हमने खेला था, ठीक है। फाइंड एन नेचुरल नंबर्स का सम, या पावर निकालने वाला, या फिर n बाय m ग्रिड के अंदर पाथ। तो ये भी नंबर्स तक ही लिमिटेड था। आज हम थोड़े एडवांस करने वाले हैं कंसेप्ट, जिससे कि आपके जहां जहां भी रिकर्जन यूज हो रहा है आपको सब जगह समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैट्रिक्स में कैसे रिकर्जन लगाते हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर कैसे लगाते हैं, और एक गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देखोगे कि एरे के अंदर कैसे रिकर्जन लगाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक और कंसेप्ट जो था कि ट्री से कैसे समझ सकते हैं रिकर्जन को, आज वो भी देखने वाले हैं। और फिर एक और चीज देखिए कि ये सब बकवास है, ठीक है, ना ट्री देखना चाहिए ना फंक्शन देखना चाहिए। एक कंसेप्ट होता है रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, वो बेस्ट होता है। ठीक है, हमें कुछ विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, तो आज ये सब चीजें देखते हैं और आज के बाद आई होप आपको रिकर्जन ठीक से आ जाएगा। इसके अंदर बैक ट्रैकिंग का थोड़ा सा हम एक स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और बैक ट्रैकिंग के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का फ्लड फिल। फ्लड फिल ये वाला क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यार आपको ऐसे ग्रिड दे रखी होगी, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 1 2 3, कुछ भी इंटीजर्स हैं। और बेसिकली आपने अगर एमएस पेंट देखा होगा, एमएस पेंट के अंदर क्या होता है कि काफी सारे आप ऐसे शेप्स बना देते हो, याद है? ऐसे आपने कुछ लाइंस बना दी, ऐसे शेप्स बना दिए, कुछ भी बना दिया आपने एमएस पेंट के अंदर। और अगर आप कहीं पे फिल करते हो कलर की, यहाँ पे आपको रेड कलर फिल करना है, तो इतने पोर्शन के अंदर, जितना पोर्शन यहाँ पर है इतने में रेड कलर फिल हो जाता है। अगर आपको ब्लू कलर फिल करना है तो इतने पोर्शन के अंदर आपका ब्लू कलर फिल हो जाता है। तो इसको आप समझ सकते हो कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पूरी की पूरी इमेज एक मैट्रिक्स है और पिक्सल्स की मैट्रिक्स है। बेसिकली यहाँ पर तो पिक्सल्स है, यहाँ पर भी वो पिक्सल्स ही समझो, ये वाली मैट्रिक्स है। और इसके अंदर कुछ ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ये 1 नंबर के कलर से भरा पड़ा है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा 2 नंबर कलर से भरा हुआ है। ये वाला एरिया पूरा आपका 1 नंबर से भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल एरियाज हैं। और आपका काम क्या है कि आपका काम है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आना है और वहां के कलर को चेंज कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जितने भी इससे कनेक्टेड रीजन्स हैं, और कनेक्टेड रीजन्स कैसे डिफाइंड है कि इससे जस्ट ऊपर, इसके जस्ट लेफ्ट में, इसके जस्ट बॉटम में और इसके जस्ट राइट में, अगर वहां पर यही वाला कलर प्रेजेंट है तो कलर को फ्लड कर दो। ठीक है, कलर को फिल कर दो पूरे एरिया में। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे ब्लू कलर फिल्ड था, अब मैं बाद में आता हूँ इसमें पर्पल कलर फिल करने के लिए। तो पर्पल कलर सिर्फ इतने एरिया में आएगा क्योंकि यहाँ पर ही सिर्फ ब्लू कलर फिल्ड था पहले। इसी टाइप का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो ये 2 वाला एरिया है, यहाँ पे मैं आता हूँ और इस पॉइंट पे मैं 3 कलर फिल करता हूँ, तो ये 3 कलर ऐसे ऐसे करके पूरा फैल जाएगा और जहां जहां पर भी 2 है वहां पर 3 आ जाएगा, जो भी कनेक्टेड है। लेकिन देखो ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड नहीं है, इस वाले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं एक डॉटेड कुछ आपको बना के दिखाऊं तो, लेकिन ये वाला पार्ट इस रीजन के अंदर नहीं आता, तो ये वाला कलर फिल नहीं होगा, सिर्फ इतना जहां पे 2 2 है वहां पे फिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम रिकर्जन की हेल्प से। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। और कैसे पता लग रही है हमें रिकर्सिव प्रॉब्लम है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, किसी भी जगह पे आप आ रहे हो, सपोज करो ये पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पर हमें बोल दिया कि इस पॉइंट पे जो कलर है वो पूरे में फैला दो। तो यहाँ पर आप आए और उसके बाद आपने यहाँ पे कलर फिल किया और उसके बाद आप यहाँ पर गए और आपने सेम चीज यहां पर आके अपने दोहराई। तो रिकर्जन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है। तो यहां पर एक फंक्शन ने अपने आप को इस जगह के लिए कॉल किया, उसके बाद ये ऊपर गया और सेम फंक्शन दोबारा कॉल हो गया। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, सेम फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, राइट साइड में गया, सेम फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, ये यहां आया, सेम फंक्शन दोबारा कॉल, यहां आया, सेम फंक्शन दोबारा कॉल। तो बेसिकली ये एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे कब तक, जब तक या तो सारे के सारे जो इसके एडजॉइनिंग जो नंबर्स हैं वो फिल नहीं हो जाते, या फिर आप मैट्रिक्स के बाहर नहीं आ जाते। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिक प्रॉब्लम है और ये रिकर्सिवली सॉल्व हो सकती है। हम क्या करेंगे, बेसिकली किसी भी पॉइंट पे आएंगे और उसके टॉप में, उसके लेफ्ट साइड में, उसके बॉटम में और उसके राइट साइड में रिकर्सिव कॉल कर देंगे और इसको पेंट भी कर देंगे साथ में। ठीक है, और साथ में चेक करते रहेंगे कि अगर ये वाला भी इसी कलर के जैसा है तभी इसको पेंट करो, वरना मत करो। और एक और चीज देखेंगे इसके अंदर कि आप बाहर तो नहीं आ गए।
तो इसके अंदर बेस कंडीशन क्या होगी, सबसे पहला, अब हम देखते हैं वो 3 स्टेप्स इसमें कैसे लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो इसके अंदर बेस कंडीशन क्या होगी। बेस कंडीशन कब होगी, जब आपका जो ये कोई भी सेल है इसको हम एक R और C से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। R इज रो, C इज कॉलम। तो बेसिकली अगर इसको देखोगे तो ये आएगा 0 1 2 3, तो थर्ड कॉलम और 0 1 2, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 2 3, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 2 3। तो कोई भी जो सेल है वो R और C से डिनोट हो सकता है। बेस कंडीशन कब रीच होगी, बेस कंडीशन तब रीच होगी जब आप या तो एकदम बाहर निकल गए मैट्रिक्स के, या फिर आप एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आपका जो कलर है वो आपके प्रीवियस कलर के इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कोड कैसे करने वाले हैं। तो इसके बाद आपको समझ आएगा कि मैट्रिक्स के अंदर रिकर्जन हम कैसे लगा रहे होते हैं। तो मैं अपने इक्लिप्स के अंदर आया और यहाँ पर रिकर्जन के अंदर मैंने एडवांस क्वेश्चन करके एक बना लिया फोल्डर, और इसके अंदर आते हैं और एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये मेथड होगा जिसका नाम है फ्लड फिल। इसके अंदर आपका ये एक मैट्रिक्स आया, सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स इनपुट डाला इसके अंदर, उसके बाद आपने करंट रो और कॉलम डाला इसके अंदर कि कहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ ये डाला कि क्या चीज़ फिल करनी है, ये वाला वो कलर है, और अभी इसके अंदर क्या फील्ड था, ये वाला वो कलर है। तो सबसे पहले बेस कंडीशन का हम ध्यान रख लेते हैं कि बेस कंडीशन क्या होने वाली है। तो अगर हम बाहर आ गए हैं, मैट्रिक्स के बाहर आ गए हैं, तो हमें वो चीज़ संभालनी है यहाँ पे कि इफ़ R इज़, सबसे पहले इसके अंदर निकाल लेते हैं कि कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। तो इंट रोज इक्वल्स टू, तो ये आ गया रोज, ये आ गया कॉलम्स, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चेक कर लें कि इफ़ दिस R इज़ लेस देन 0, या तो R जो हमें गिवन ये R है ये लेस देन 0 है या फिर ये रोज से बड़ा है। सिमिलरली फॉर कॉलम्स हम चेक कर लेंगे, इफ कॉलम इज लेस देन 0 या फिर कॉलम्स इज, फिर ये जो C है ये कॉलम से बड़ा है। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें कुछ नहीं करना, वापस आ जाना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस केस में हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। अब एक और चीज़ चेक कर लेंगे कि जो करंटली जो सेल है इसके अंदर वही कलर है जो हमें फिल करना है, क्योंकि वो भी एक बेस कंडीशन है। अगर वो नहीं है तो हमें यहाँ से भी रिटर्न कर जाना है कि इफ़ A R C इज नॉट इक्वल्स टू, कि अगर ये वाला जो करंट सेल है ये हमारे प्रीवियस फिल के बराबर नहीं है तो भी यहाँ से रिटर्न कर जाना है हमें, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमें रिटर्न कर जाना है। अब हमें पता चलेगा कि हम मैट्रिक्स के अंदर भी हैं क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न नहीं गए, और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा जो ये वाला जो कलर है ये हमारे प्रीवियस कलर के इक्वल ही है, कि यहाँ पर जो प्रीवियस कलर था उसके इक्वल ही है। तो अब हम यहाँ पे इस कलर को फिल कर देंगे, तो A/R/C इक्वल्स टू फिल, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना कलर फिल कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल चला देंगे। रिकर्सिव कॉल कैसी होगी, तो फ्लड फिल, सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर के लिए A एक R-1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाएंगे तो रो -1 होगी, ठीक है। ये वाला अगर जो सेल है अगर ये R और C से डिनोट कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो सेल होगा ये वाला R-1 और C होगा, ठीक है, ये वाला। सिमिलरली जो लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट वाले के अंदर क्या होगा, आपकी रो तो सेम है लेकिन कॉलम एक कम हो गया, तो वो हो जाएगा आपका रो कॉलम -1, ठीक है, समझ में आ रहा है। रो सेम है लेकिन कॉलम एक कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपकी रो इंक्रीज हो चुकी है, तो ये हो जाएगा R+1 और कॉलम सेम है, तो R+1 एंड C। अगर राइट वाला देखना तो राइट वाला हो जाएगा आपका सेम रो है और कॉलम में इंक्रीज हो चुका है, तो RC+1। तो इस तरीके से आपके चारों निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले हम टॉप वाले को कर देते हैं फिल, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले टॉप वाले को कर देते हैं, तो A R-1 एंड C टू फिल चेंज नहीं होगा, जो भी पहले फिल करना था, और प्रीवियस फिल भी चेंज नहीं होने वाला। अब लेफ्ट वाला कर देते, तो लेफ्ट वाला क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा आपका सेम रो है, कॉलम में एक कम हो जाएगा। सिमिलरली आप बॉटम वाला फिल कर देते हैं, तो बॉटम वाला होगा A, तो एक रो में प्लस हो जाएगा और कॉलम सेम है, टू फिल प्रीवियस फिल। सिमिलरली राइट साइड वाला होगा A, सेम रो है, कॉलम में एक इंक्रीज हो जाएगा, टू फिल प्रीवियस फिल। बस हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप ही ये चारों रिकर्सिव कॉल करेंगे और सेम मेथड दोबारा कॉल होता रहेगा और फाइनली सारे फिल हो जाएंगे। अगर इसको हमें चला के देखना है तो जरा मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ मैट्रिक्स, उसके बाद हम चलाते हैं इसे। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, और इसके अंदर सपोज करो ये जो 2 वाला दिख रहा है ना, इसको हम पूरा का पूरा फिल करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी 2 वाला जुड़ा हुआ है। तो मैं सपोज करो ये वाली रो और कॉलम पे आता हूँ, तो ये वाली रो है 0 1 2 3 4th रो और 0 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो 4th रो एंड थर्ड कॉलम
और जो हमें फिल करना है कलर वो है 3 और जो प्रीवियसली कलर था वो था 2। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये वाला फंक्शन चलाने के बाद क्या होता है। तो अभी हमें कुछ प्रिंट नहीं होगा तो हम इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन अलग ही बना लेते हैं यार, स्टैटिक वॉइड। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बना लिया, ये हमारा इस मैट्रिक्स को प्रिंट कर देगा। इसको भी कॉल करा लेते हैं, तो प्रिंट मैट्रिक्स ए। कूल, अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हो जहाँ जहाँ भी 3 था वहाँ आपका, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ पे आपका 3 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, 3 फिल हो चुका है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो जहाँ जहाँ पर ये 1 वाला पार्ट है उसको अगर हमें कुछ और कलर प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, तो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, 0 0 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो 0 एंड 0 और हमें फिल करना है कलर, लेट्स से 3 ही फिल करना है। जहाँ पे 1 था वहाँ पे 3 कलर फिल करना है और प्रीवियसली कलर था 1। इसको रन करेंगे तो जहाँ जहाँ पर आपका 1 था वहाँ पर आपका 3 आ चुका है। लेकिन देखो कनेक्टेड कंपोनेंट्स ही जुड़े हुए हैं, बाकी जहाँ पे दूसरी जगह पे जहाँ पे 1 था वहाँ पर नहीं आया क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं था इसके साथ। तो जहाँ जहाँ 1 कनेक्टेड था बेसिकली इतने पार्ट में वो वाला आपका 1 से 3 हो चुका है। तो ये हमारा काम कर रहा है फ्लड फिल वाला। तो ये था आपका फ्लड फिल। इससे आपको समझ आ गया कि मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको रिकर्जन लगाना है तो किस तरीके से आपको लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑल परम्यूटेशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। तो आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग दे रखी है और आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग के कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। परम्यूटेशन मतलब इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अगर आपस में रिप्लेस करते रहेंगे हम, कितने यूनिक स्ट्रिंग्स अलग और बन सकते हैं। ठीक है, वो सारे आपको प्रिंट करना है। तो जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो सपोज करो आपके पास स्ट्रिंग थी इनिशियली ABC। ठीक है, ABC ये स्ट्रिंग है और आपको बताना है इसके कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे खुद निकालने बैठोगे परम्यूटेशंस तो क्या क्या बन सकता है। तो पहला तो ABC खुद ही होगा, अगला होगा ACB, दूसरा हो सकता है BAC, उसके बाद हो सकता है BCA, अगला हो सकता है CAB और फिर हो सकता है CBA। मैंने किया क्या इनको निकालने के लिए, मैंने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले ए वाले कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स किया और इन दोनों की परम्यूटेशन निकाल ली। इन दोनों की बी और सी की क्या हो सकती है, तो बी और सी की BC हो सकती है, सी भी हो सकती है। उसके बाद मैंने सेकंड कैरेक्टर को फिक्स किया और बचे हुए कैरेक्टर्स की परम्यूटेशन निकाली। तो बचे हुए हैं ए और सी, इनकी परम्यूटेशन होगी या तो AC या फिर CA। सिमिलरली मैंने C को फिक्स किया और AB जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनकी परम्यूटेशन निकाली, तो AB या फिर BA। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये 6 परम्यूटेशन निकाल लिए और ये 6 के 6 यूनिक है। आपको यूनिक बताने तो यूनिक बताने के लिए हम कैसे उसको टैकल करने वाले हैं वो बाद में देखेंगे। बेसिकली एक सेट यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं रिकर्सिवली। तो ये रिकर्सिवली सॉल्व करने से पहले ये सोचना है कि क्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हो भी रहा है, कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी पहले अब वो छोटी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हो रही है और मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया वो कैसे हो रही है। मैंने क्या किया, पहले इस वाले कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स किया, ए को फिक्स किया और बची हुई जो स्ट्रिंग थी ABC में से जो बची हुई स्ट्रिंग थी BC इसके साथ खेला फिर। ठीक है, पहले मुझे ABC के साथ खेलना था, मैंने क्या किया A को फिक्स कर दिया और बची हुई प्रॉब्लम B और C के साथ खेला। उसके बाद मैंने क्या किया, B को फिक्स किया और बची हुई प्रॉब्लम जो थी मतलब A और C इसके साथ खेला। सिमिलरली मैंने फिर बाद में C को फिक्स किया और बची हुई जो प्रॉब्लम थी A और B इसके साथ खेला। तो मैं हर स्टेप में क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर को फिक्स कर रहा हूँ और उसके बाद वाली जो बची हुई स्ट्रिंग है उसके साथ खेल रहा हूँ। सिमिलरली ये भी अपने साथ वही काम करेगी क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रही है, फंक्शन तो सबके लिए सेम कॉल होने वाला है। तो ये भी यही काम करेगा, ये B को फिक्स करेगा और C के साथ खेलेगा और उसके बाद C को फिक्स करेगा और B के साथ खेलेगा, मतलब बची हुई स्ट्रिंग के साथ खेलेगा। तो हर स्टेप में ऐसा होता जाएगा। कब तक ऐसा होता रहेगा, बेसिकली तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बचता। ठीक है, जब तक आपके पास स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बचता और जब भी एक कैरेक्टर बच रहा है तो उसकी परम्यूटेशन क्या होगी, तो इसकी परम्यूटेशन तो सिर्फ D होगी, है ना, सिर्फ D हो सकती है। तो जब आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टर बच रहा है तो आपको सिर्फ वही कैरेक्टर रिटर्न कर देना है, वरना आपको इस तरीके से कुछ खेलना है। तो अब जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वो वाला देख रहे हो कि एक्चुअली वो स्ट्रिंग ये वो जो ट्री वाला पार्ट होता है वो कैसे काम करता है रिकर्जन के अंदर। तो बेसिकली हो गया हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको फिक्स कर रहे हैं। तो सपोज करो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स किया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स किया और BC के ऊपर प्रॉब्लम चला दी मैंने। ठीक है, तो B और C इनके ऊपर अब प्रॉब्लम अब B और C में चेंज हो चुकी है। सिमिलरली मैंने क्या किया, B को फिक्स किया और बची हुई प्रॉब्लम जो है A और C उसके अंदर अपना लूप चला दिया, मतलब अपने रिकर्जन फंक्शन चला दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, C को फिक्स किया और AB के अंदर चला दिया। अब ये भी अपना यही काम करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर को फिक्स किया पहले और C के अंदर चला दिया, या फिर
सी को फिक्स किया और बी के अंदर चला दिया। अब इसके नीचे आ सकते हो आप, इसके नीचे आप नहीं आओगे। मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, जब स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर बच रहा है तो आप सिर्फ वही कैरेक्टर रिटर्न कर देते हो। तो आप ये वाला कैरेक्टर रिटर्न कर दोगे यहाँ पे, तो बेसिकली आपने बी और सी रिटर्न कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से आपका वापस जाएगा बी सी जाएगा और ये बन जाएगा ए बी सी। फिर यहाँ से आप ए बी सी रिटर्न कर दोगे, ए बी सी या तो रिटर्न कर दो या फिर प्रिंट कर दो, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे आप या तो आप देखोगे यहाँ पे बेस कंडीशन रीच हो चुकी है, तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग बन रही थी, आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग बन रही है ए बी सी, आपने ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या बन रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो बेस कंडीशन रीच हो चुकी है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर दो अपनी। आपकी स्ट्रिंग बन रही है ए सी बी, ठीक है। ए तो ऊपर से नीचे आ ही रहा है, तो ए सी बी, तो पहले ए बी सी थी, अब ए सी बी बन गई। तो इस तरीके से आपका कुछ चलेगा। अब यहाँ पर तो तीन ही कैरेक्टर्स थे इनिशियली, तो यहाँ पे इसीलिए ये 3 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देख लो 2 कैरेक्टर्स थे इसलिए 2 में डिवाइड हुआ, यहाँ पे एक कैरेक्टर था इसलिए बेस कंडीशन रीच हो गई। अगर यहाँ पे एक और सपोज करो, अब ये प्रॉब्लम और ऐसी होती है, यहाँ पे ए बी सी ना होके डी ए बी सी होता, ठीक है। डी ए बी सी, इसकी परम्यूटेशन अगर आपको निकालनी होती तो दोबारा से ए बी सी वाले के साथ आप खेलोगे, ठीक है। डी को फिक्स किया, ए बी सी वाले के साथ खेलोगे, तो ये वाला तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ए को फिक्स करोगे और डी बी सी वाले के साथ खेलोगे, तो उसके साथ भी अब ये 3 हो गए, तो इसके साथ भी पूरा का पूरा ये वाला चलेगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा और इसका जो टॉप पेरेंट होगा वो 4 जगह कॉल कर रहा होगा, ठीक है। 4 जगह कॉल कर रहा होगा, एक बार डी को फिक्स करेगा, एक बार ए को फिक्स करेगा, एक बार बी को फिक्स करेगा, एक बार सी को फिक्स करेगा। जरा इसको कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से कोड होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जरा ठीक से समझने का ट्राई करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले कोड को तो कमेंट आउट कर देता हूँ, स्टैटिक। तो बेसिकली अब मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली एक मैंने लूप चला दिया बची हुई स्ट्रिंग के अंदर, मैंने लूप चला दिया। अब ये बची हुई स्ट्रिंग में कैसे डिनोट कर सकता हूं, बची हुई स्ट्रिंग के लिए मैं 2 पॉइंटर लगा सकता हूं, एक हो जाएगा लेफ्ट, एक हो जाएगा राइट, ठीक है। यहाँ पर L आपका 0 है, R आपका 2 है, क्योंकि L यहाँ पर है, R यहाँ पर है। यहाँ पे आपका L हो जाएगा 1, R हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका L1 R2 और यहाँ पर आपका बेसिकली दोनों के दोनों 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि इनिशियली ये प्रॉब्लम थी कुछ ऐसी, 0 और 2 में डिवाइडेड थी, 0 से 2, ठीक है। 0 1 2 यहाँ पर हो गई ये 0 को तो हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे हो गई ये 1 से 2। सिमिलरली यहाँ पे हमने 0 को फिक्स कर दिया, ये हो गई 1 से 2। सिमिलरली यहाँ पे हमने 0 को फिक्स कर दिया, ये हो गई 1 से 2, और फिर हमने 1 को भी फिक्स कर दिया, तो ये हो गई 2 से 2, यहाँ भी 2 से 2, ठीक है। इस तरीके से चल रही है और हमें देखना है जब ये L और R, ये L है ये R है, ये बराबर हो गई, इसका मतलब बेस कंडीशन रीच हो गई है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कोड करने वाले हैं। तो मैं 2 पॉइंटर ले लेता हूँ, इंट L इंट R, और देखते हैं कैसे। तो अगर हमारी बेस कंडीशन रीच हो गई, मतलब इफ L इक्वल्स टू R, और जब आपका L और R बराबर है तो कुछ मत करो, इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, सिस आउट प्रिंट दिस स्ट्रिंग, ठीक है। और बस हो गया काम आपका, बाहर आ जाओ। लेकिन अगर L और R बराबर नहीं है, तब आप क्या करोगे, तब आप एक लूप चलाओगे बेसिकली, जो आपका L से चलेगा R तक, और हर बार आप क्या करते आओगे, हर बार आप इस वाली स्ट्रिंग को बेसिकली रिप्लेस करते आओगे L से, मतलब इस वाली इंडेक्स के साथ। तो आप हर बार क्या कर रहे हो, अपनी स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर इंटरचेंज कर दे रहे हो। तो पहले आपने A को A के साथ इंटरचेंज किया, यहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे आपने B को B के साथ इंटरचेंज किया, उसके बाद ऊपर आप आए और यहाँ पर आपने B को C के साथ इंटरचेंज कर दिया, और अब आपकी स्ट्रिंग बन चुकी है ACB, ठीक है। फिर आप ऊपर गए, अब आपने B को A के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो अब ये हो गई B और बची हुई स्ट्रिंग है आपकी AC। अब सिमिलरली आप यहाँ पे भी यही करोगे, A को A के साथ इंटरचेंज करोगे तो BA ही रहेगा, ये C हो जाएगा, और यहाँ पर A को C के साथ इंटरचेंज करोगे तो हो जाएगा BCA। सिमिलरली यहाँ पर आप आए, C को A के साथ इंटरचेंज कर दोगे तो C बचेगा AB। यहाँ पर ये CAB नहीं होगा, ये हो जाएगा C, क्योंकि C इंटरचेंज हो रहा है A के साथ, तो ये हो जाएगा CPA। तो पहले आपका प्रिंट होगा CBA, उसके बाद आपका प्रिंट होगा CAB। इस तरीके से कुछ चलेगा, ठीक है। तो हर बार हम बेसिकली इंटरचेंज करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली लेफ्ट साइड वाले को फिक्स रखना है और राइट साइड वाले के ऊपर अपनी परम्यूटेशन चलानी है, क्योंकि राइट साइड वाली में हमारी रिकर्सिव कॉल है वो छोटी होती जा रही है, हर बार प्रॉब्लम छोटी होती जा रही है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इंटरचेंज कर देता हूँ। तो इंटरचेंज करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक यूटिल फंक्शन बना लेता हूँ,
सो ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग s, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग को लेगा और उसके a और b वाली जगह पे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा, वो वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा फिर फाइनली। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले एक कैरेक्टर एरे में बना लेते हैं रिप्लेस करने के लिए, यही तरीका है हमारे पास। तो एरे इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। अब रिटर्न कर देते हैं हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़ कर सकते हो, या फिर आप न्यू स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों ही हमें स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली है। वैल्यू ऑफ के अंदर आप एक एरे डाल सकते हो। पहले मैं कॉल करता हूँ हमारी एस स्ट्रिंग को, हम बना देते हैं इंटरचेंज केयर ऑफ दिस स्ट्रिंग, और किसके साथ रिप्लेस करना है, तो लेफ्ट वाले के साथ इस आई वाले को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जो अभी हमारा लेफ्ट में, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो अभी फिलहाल जो कैरेक्टर है, उसके साथ हमने इस आई इंडेक्स वाले कैरेक्टर को इंटरचेंज कर दिया, और फिर परम्यूटेशन वाला कॉल कर दिया हमने दोबारा से, परम्यूटेशंस एस, और अब हमारा एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, l+1 हो जाएगा, r तो r ही रहेगा। उसके बाद अब हमने यहाँ पर तो अपनी स्ट्रिंग को बुचर कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर आए ABC हो गया, यहाँ पे आए ABC रहेगा, चलो ठीक है। ऊपर गए यहाँ भी ABC रिटर्न कर दिया इसने। अब यहाँ पर आए तो ये हो जाएगी ACB, ठीक है। अब हमारी स्ट्रिंग हो चुकी है ACB। अब मैं यहाँ पे इसे अगर ACB रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा होगा। मुझे बेसिकली इसको ऊपर अपनी पुरानी स्ट्रिंग जो मैंने इसके साथ छेड़छाड़ किया वो वापस ठीक करनी है। इसे हम कहते हैं बेसिकली बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब हमने कुछ रिकर्सिव काम किया। यहाँ पे देखो ये परमुटेशन हमने लिखा, परमुटेशन लिखने के बाद अब हम अपनी स्ट्रिंग को वापस पुराने जैसा कर रहे हैं। बैक ट्रैकिंग के अंदर भी यही होता है। बैक ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप मल्टीपल पाथ्स में जाते हो और कुछ कुछ काम करते रहते हो, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिल के आ रहा है वो उसी पाथ का कंसिडर करते हो जहां पर आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे पाथ को आप इग्नोर कर देते हो। यहाँ पर हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसे, हमने आप अपनी स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर लिया अपने यूज के लिए, लेकिन वापस जाते टाइम हमें अपनी स्ट्रिंग पुरानी स्टेट में चाहिए। तो बैक ट्रैकिंग करते टाइम हमें अपनी स्ट्रिंग पुरानी स्टेट में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो जो पहले हमने जो छेड़छाड़ की थी स्ट्रिंग एस के साथ, हम उसे वापस ठीक कर देंगे। कैर सेम चीज एस एल आई, तो इससे क्या होगा, दोबारा से जो एल और आई पहले चेंज हुए थे अब वापस वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगले लूप में अब हमें एक वो पुरानी वाली स्ट्रिंग हमें मिलेगी। अगर हम चलाएं इसको तो परम्यूटेशंस लेट्स से ए बी सी के लिए चलाता हूँ, और एल होगा हमारा 0 और आर होगा हमारा 2, ठीक है। आर बेसिकली लेंथ -1 है। तो इसको चला के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, पहले ए को फिक्स किया, फिर उसने बी को फिक्स किया, फिर सी को फिक्स किया, और ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, फिर सी बी ए, फिर सी ए बी, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट किया इसने। कूल। तो ये हमारा परम्यूटेशन काम कर रहा है। 3 के लिए हमें चलाना था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अब जितनी भी परम्यूटेशन है सारी प्रिंट कर रहा है। अब एक और चीज अब हमें बतानी थी, यूनिक बताना है। यूनिक कैसे निकाल सकते हैं हम, तो यूनिक निकालने के लिए हम एक सेट का यूज कर सकते हैं। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग डाल सकते हैं हम, सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। तो ये हमें पता है क्या करता है, ये अपने अंदर यूनिक एलिमेंट्स को ही अलाउ करता है, हैश सेट बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्रिंट करते टाइम, प्रिंट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या ये ऑलरेडी सेट के अंदर प्रेजेंट था। तो इफ सेट डॉट कंटेन्स दिस स्ट्रिंग, अगर सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था इसका मतलब हमने ये ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे इसे कि बस हो गया, अब प्रिंट मत करो। लेकिन अगर सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो सेट के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे। इसको हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक फंक्शन से कॉल कर रहे हैं और ये अब काम करेगा। तो अब अगर हमें ये यूज़ नहीं करते अगर हम, तो देखते हैं क्या होता है। अगर सपोज करो मैं ये यूज़ नहीं करता और ये दोनों भी यूज़ नहीं करता, तो अगर मैं ए बी सी सी इसके लिए चलाता, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता। तो काफ़ी सारी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, देख रहे हो, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग्स हमारी रिपीट हो रही थी पहले। अब हमने ये सेट लगा दिया है तो सेट की वजह से हमारी स्ट्रिंग्स रिपीट नहीं होंगी। सेट लगा देते हैं वापस और अब चलाते हैं इसे, तो देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ी कम प्रिंट हो रही है और अब सिर्फ यूनिक स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम यूनिकनेस ला सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली आपका परम्यूटेशन हो गया, आपको समझ में आ गया ट्री कैसे काम कर रहा है। लेकिन कई बार क्या चीज़ हेल्प करती है ना, कई बार ये चीज़ हेल्प करती है कि आप ट्री की तरफ से सोचो ही मत। आप ये सोचो कि आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी और आपने उसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया है और अपना काम वो रिकर्जन खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो
एक तरीका तो ये था कि आप इसमें ट्री की तरह सोचो, ट्री की तरह सोचोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। एक तरीका ये है कि आप सोचो कि आप पहले कैरेक्टर के लिए सॉल्व करो, इसे रिप्लेस करो और उसके बाद फिर उसे छोड़ दो, भगवान भरोसे मत छोड़ो, रिकर्जन भरोसे छोड़ दो, ठीक है। रिकर्जन अपना काम कर लेगा और आपको फिर वापस अपनी स्ट्रिंग को ठीक करना है और फिर दोबारा से रिप्लेस करना है और फिर रिकर्जन के भरोसे छोड़ दो, अपना वो काम करेगा, स्ट्रिंग को ठीक करना है और फिर वापस रिकर्जन के भरोसे छोड़ दो। तो ये ट्री बनाने के बजाय आप बिल्कुल इसे ऐसे सोच सकते हो, धीरे धीरे करके आती है यार वो चीज़, ठीक है, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ है। लेकिन एक बार जब आ जाती है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ना आपको वो फंक्शन बनाने पड़ते, मैथमेटिकल फंक्शन, ना आपको ये ट्री बनाना पड़ता है, कुछ नहीं बनाना पड़ता। डायरेक्टली आप बस सोचते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे रिकर्जन अपना काम कर लेगा और रिकर्जन के भरोसे छोड़ते हो और रिकर्जन अपना काम कर ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम थ्योरी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी टू विन अ कॉइन गेम। इसके अंदर क्या क्वेश्चन है कि आपको ऐसे कुछ कॉइन्स दे रखे हैं, ऐसे लाइन में रखे हुए हैं कॉइन्स, और यहाँ पे कितने कॉइन्स है, 6 कॉइन्स है। तो आपको इवन नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं और 2 प्लेयर्स हैं, एक आप हो और एक दूसरा प्लेयर है, और दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। जितने आप स्मार्ट हो उतना ही दूसरा प्लेयर स्मार्ट है। और गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बताना है कि अगर आप पहले एक कॉइन चूज करते हो यहाँ से, तो आपको बताना है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यहाँ पे जीत सकते हो। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरा बंदा भी सेम आपके जितना ही स्मार्ट है, ठीक है। और एक और इसमें ट्रिक है कि आपको जो कॉइन उठाना है वो या तो आप लेफ्ट मोस्ट कॉइन उठा सकते हो या फिर राइट मोस्ट कॉइन उठा सकते हो। तो या तो ये उठाओगे या ये उठाओगे। अगर आपने ये उठा लिया तो वो बंदा इन दोनों में से कोई एक उठाएगा, और उसके बाद फिर अगर सपोज करो उसने ये उठा लिया तो आपको फिर इन दोनों में से कोई एक कॉइन उठाना है। तो एक एक करके पहले आप चलेगी, फिर वो चलेगा, फिर आप चलेगी, फिर वो चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये कहते हैं गेम थ्योरी कहते हैं इसे। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है और थोड़ा रिकर्सिवली ये सॉल्व होता है और एरे का यूज कर रहा है, तो मैंने सोचा इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आपको ये नहीं बताना कि आप जीतोगे ही जीतोगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली बताना है कि आप कितना मैक्सिमम इसके अंदर पैसे कमा सकते। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर रिकर्सिवली से क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज करो रिकर्सिवली कैसे होगा कि आपने ये वाला कॉइन चूज कर लिया, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉइन को चूज कर लिया। तो अब प्रॉब्लम छोटी हो जाती है इतने के अंदर, देखो इतने में छोटी हो गई अगर आपने ये चूज कर लिया। तो अगर आपने ये चूज ना करके ये चूज किया होता तो प्रॉब्लम छोटी हो गई इतने के अंदर। तो अगर सपोज करो ये 0 है और 0 1 2 3 4 5 और ये 5 है, तो ये 0 से 5 था। तो अगर ये प्रॉब्लम पहले थी 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 अगर प्रॉब्लम थी तो ये प्रॉब्लम 2 पार्ट्स में टूट रही है। या तो ये प्रॉब्लम बन रही है, अगर आपने 0 वाला चूज कर लिया तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी 1 to 5, या फिर अगर आपने 5 वाला चूज किया होता तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी 0 से 4। तो हर स्टेप में प्रॉब्लम छोटी हो रही है और प्रॉब्लम अभी भी वही है, ठीक है, बस छोटी हो गई है। तो यहाँ पर ये रिकर्जन के लिए एप्ट कंडीशन है। तो इसे हम रिकर्सिवली क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आप क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का, कि एक तरीका तो आप सोच सकते हो कि देखते हैं कौन सा लेफ्ट और राइट में कौन सा सबसे बड़ा कॉइन है। तो आप देखोगे अच्छा 1 और 4 में 4 बड़ा है तो 4 को चूज कर लेता हूँ। तो आपने 4 चूज कर लिया। तो अगर 4 के बाद सपोज करो 200 होता तो आप क्या करते, आप पहले देखते 1 और 4 है तो आपने 4 चूज कर लिया। अब यहाँ पर तो 200 था तो वो बंदा 200 चूज कर लेगा और ये जैकपॉट मिल गया उसे और वो जीत जाता। तो इसका मतलब ग्रीडी सोल्यूशन इसके अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ग्रीडी है कि आप इसके अंदर हमेशा देख रहे हो कि कौन सा वाला लेफ्ट और साइड में बड़ा है और उसको चूज कर लोगे। तो इस तरीके से ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बड़ा चूज कर लिया तो हो सकता है इसके बाद और भी एक बड़ा नंबर था जो आपने उसको दे दिया। तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि ये तो नहीं करने वाले हम इसके अंदर, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कैसे करने वाले इस क्वेश्चन को। तो आपका जो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिकम्पोज हो रहा है और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। इन दोनों के रिजल्ट में से जो भी आ रहा है उसका जो मैक्सिमम होगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। तो सबसे पहले बेस केस देखते हैं, बेस केस क्या होगा। तो बेस कंडीशन कब होगी, जब आपके पास सिर्फ 2 ही कॉइन बचते हैं, ठीक है, सिर्फ आपके पास 2 ही कॉइन है और 2 कॉइन बचेंगे तो इसका मतलब आपका जो L+1 है वो अगर R के बराबर हो गया। तो जब आपके पास सिर्फ 2 ही कॉइन है, सपोज करो सिर्फ 2 कॉइन बचे 4 और 3 सिर्फ 2 ही कॉइन है, तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा, इसके अंदर आपका आंसर होगा जो इन दोनों में से मैक्सिमम है वो मेरा आंसर है। अगर मेरे पास सपोज करो इनिशियली इस गेम के अंदर सिर्फ 2 ही कॉइन मिलते हैं और सबसे पहले चॉइस मेरी है, तो मैं क्या करूंगा, जो इन दोनों में से मैक्सिमम है वो उठा लूंगा और मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, और वो मेरा आंसर होगा क्योंकि दूसरा वाला वो उठाएगा फिर। तो बेस कंडीशन बेसिकली ये है कि जब आप L+1 आपका R के बराबर होता है तो आप मैक्सिमम उठा लो इसमें से। अब अगला हमें देखना है कि एक छोटे एग्जांपल के अंदर देखते हैं छोटे एग्जांपल में क्या होता है। तो सपोज करो 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3, 0 से लेकर 3 तक वाले में देखते हैं क्या हो रहा होगा सिर्फ इतने के अंदर। अगर मैं 0 चूज करता हूं, अगर मैं A(0) चूज करता हूं तो मुझे मिलेगा A(0), साथ में मुझे मिलेगा इस वाले के अंदर
जो मिनिमम आ रहा होगा आउटपुट, ठीक है, इस वाले के अंदर जो मिनिमम आउटपुट आ रहा होगा वो कैसे, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो भी स्मार्ट है, ठीक है, दूसरा बंदा भी स्मार्ट है, दूसरा बंदा मेरे को मिनिमम आंसर देगा बचे हुए के अंदर। अगर मैंने ये चूज कर लिया तो वो बोलेगा अच्छा, तो अगर तूने ये चूज किया है तो मैं तेरे को बचे हुए के अंदर जो मिनिमम आंसर आ रहा होगा वो तेरे को दूंगा, ठीक है, जिससे कि बचे हुए के अंदर जो मैक्सिमम है वो मुझसे मिल जाए। तो मिनिमम मिलेगा आपको बचे हुए के अंदर, ठीक है। और बचा हुआ क्वेश्चन क्या है, अगर उसने ये चूज किया तो इन दोनों के अंदर जो मिनिमम बचेगा तो 2 से 3 के अंदर जो मिनिमम बचेगा, या फिर अगर उसने ये चूज किया तो आपको इसके अंदर जो मिनिमम बचेगा वो मिलेगा, तो 1 से 2 के अंदर जो बचेगा वो मिलेगा। तो ये तो तब था जब आपने 0th पोजीशन ये वाला एलिमेंट चूज किया था, ठीक है। अगर आपने ये चूज नहीं किया होता, तो अगर आपने सपोज करो ये चूज किया होता तो आपको मिलता a ऑफ 3 प्लस दोबारा से अब दूसरे बंदे की बारी आ गई, आपने ये चूज किया, अब दूसरे बंदे की बारी आ गई इतने कॉइन्स के साथ। अब उस बंदे की बारी है, उसके पास 1, 5 और 7 में से कुछ चूज करना है, तो अब क्या करेगा वो, तो अगर उसने 0 चूज किया तो आपको 1 से 2 के बीच में बताना है, या फिर अगर उसने 2 चूज किया तो आपको 0 से 1 के बीच में बताना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इस वाले पाथ को फॉलो कर सकते हो या फिर आप इस वाले पाथ को फॉलो कर सकते हो, और इन दोनों के अंदर जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला लॉजिक बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझोगे गेम थ्योरी के हिसाब से ही तो आपको समझ आएगा कि दूसरा बंदा भी स्मार्ट है यार, दूसरा बंदा आपको मिनिमम देने वाला है। आपने अगर ये चूज किया तो दूसरा बंदा बचे हुए क्वेश्चन के अंदर मिनिमम आपको देगा, अगर आपने ये चूज किया तो दूसरा बंदा बचे हुए क्वेश्चन के अंदर मिनिमम आपको दे रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ रिकर्सिवली चलता रहेगा। और आपकी जो प्रॉब्लम पहले थी 0 से 3 की, वो प्रॉब्लम देखो कितनी छोटी हो गई, या तो 2, 3 हो गई, या फिर 1, 2 हो गई, या फिर 1, 2 हो गई, या फिर 0, 1 हो गई। तो अब क्योंकि ये 0, 1 हो चुकी है तो ये वाली कंडीशन रीच कर गया ये l+1 = r, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो l+1 = r, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पर बेस कंडीशन रीच नहीं करी होती तो हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन इस वाले इनपुट के लिए चलता और सेम चीज दोबारा से हो रही होती। तो जरा इसे कोड करके देखते हैं। कोड करने में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये, जितना इसको ये समझना मुश्किल था। कॉइन मैक्स निकालते हैं। आपको एक एरे दे रखा है कॉइन्स का, और आपको दे रखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट L और एंडिंग पॉइंट R। तो बेसिकली हर रिकर्जन क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना होता है, आपको पहले देखना होता है कि आप इसके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स लोगे तो आपका फायदा होगा। तो यहाँ पे आपने देख रहे हो L और R लेंगे हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, और अब हम देखेंगे कि हमारी बेस कंडीशन कब रीच हो रही है। तो सबसे पहले बेस कंडीशन वाला कोड लिखेंगे। बेस कंडीशन कब रीच होगी, इफ l+1 R के बराबर हो जाए। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हमारी बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, और उस केस में हम रिटर्न करेंगे math.max ऑफ AL या फिर AR। नहीं तो हम रिटर्न करेंगे math.max ऑफ, सबसे पहले सपोज करो मैंने ये चूज कर लिया, A0 चूज कर लिया, मतलब AL चूज कर लिया मैंने। अगर मैंने AL चूज किया तो मेरे पास बचेगा AL प्लस math.min बचे हुए के अंदर। तो अगर सपोज करो मैंने AL चूज किया, उसके बाद उस बंदे ने AL+1 चूज कर लिया, तो मेरे पास AL+2 से लेकर R तक का सॉल्यूशन होगा कॉइन मैक्स। या फिर अगर उसने R चूज किया होता तो मेरे पास AL+1 से लेकर R-1 तक का होता, AL+1 से लेकर R-1 तक का होता। तो ये तो एक हो गया। दूसरे वाले को मैं जरा नीचे ले आता हूँ। तो सपोज करो मैंने AL चूज नहीं किया होता पहली बारी में, तो AR चूज करूंगा मैं, AR, और सेम चीज़ अब दोबारा चलेगी बचे हुए के लिए। तो अगर मैंने AR चूज किया तो अब मुझे क्या देगा वो, math.min कॉइन मैक्स A। अब मैंने क्योंकि AR चूज किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने AR चूज किया, तो अगर उस बंदे ने AL चूज कर लिया तो मुझे मिलेगा AL+1 से लेकर R-1 तक, AL+1 से लेकर R-1 तक, या फिर मिलेगा मुझे यहाँ पर था L+1 से लेकर R-1 तक, या फिर अगर उसने सपोज करो ये वाला चूज कर लिया होता R-1, तो मुझे मिलता L से लेकर R-2 तक, L से लेकर R-2 तक। तो ये वाला जो था, ये वाला पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप इसे ठीक से सोचोगे तो। एरे बना लेता हूँ मैं, इंट A। सपोज करो ये वाला एरे ले लेते हैं, 157324 कॉइन मैक्स A, L होगा आपका 0 और R होगा A.length -1, ठीक है, ये होगा एरे।
कूल, जरा इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको सिर्फ 12 मिल, तो यहाँ रहा आपका आउटपुट 12। अब जरा आप देख सकते हो कि कैसे 12 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। आप लेना फिर वो लेगा, फिर आप लेना फिर वो लेगा, यहाँ से आपका 12 आंसर आ रहा है। जरा इसे चेंज करते हैं, लेट्स से इसको करते हैं हम 4 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 722। अब देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो आपको मिलेगा आप 701। 701 कैसे मिल रहा है? तो आपने आप सबसे पहले आपको चूज करना था, तो आप अगर 2 चूज करते तो उसको 700 मिल जाता। तो आप 2 चूज नहीं करोगे, आप पहले 1 चूज करोगे, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होगा या तो 5 चूज करने का या 2 चूज करने का। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो देखेगा कुछ भी चूज करूँ मैं, अगर 5 भी चूज करूँगा तो भी से 700 मिल रहा है, इससे 2 भी चूज करूँ तब भी से 700 मिल रहा है, तो वो पहले 5 चूज कर लेगा और उसके बाद आप 700 चूज करोगे, उसके बाद वो 2 चूज करेगा, तो आपके पास 701 मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इस तरीके से हो जाता है और रिकर्सिवली यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ लगाना है, वरना अगर आप यहाँ पे ट्री वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाने बैठोगे सभी पार्ट्स के लिए, तो आप मतलब खो जाओगे उसी के अंदर ही, रिकर्शन ट्री के अंदर ही खो जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर वो फेथ आपका काम में आता है कि आपका ये फंडा स्ट्रॉन्ग है और आपकी बेस कंडीशन ठीक है, तो आपका ये कोड काम करेगा ही करेगा। तो इसी के साथ आई होप आपको एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे काम करते हैं एरे के साथ, मैट्रिक्स के साथ, स्ट्रिंग के साथ कैसे रिकर्शन काम करती है। और थोड़ा सा हमने बैक ट्रैकिंग भी देख लिया, ज़्यादा नहीं देखा लेकिन थोड़ा सा देखा कि बैक ट्रैकिंग कैसे काम करता है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग देखा, लेकिन अच्छे तरीके से हम बैक ट्रैकिंग देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।